के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 7 जुलाई को पीएम मोदी के वाराणसी आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारियां। सावन माह के प्रारंभ होते ही श्रद्धालुओं का काशी आगमन शुरू। पहले दिन 2 लाख श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। भदोही में आकाशीय बिजली गिरने से 20 भेड़ बकरियां मरी, ट्रांसफार्मर फूंका। और रामनगर बलुआ घाट तथा सामने घाट पर पक्का घाट बनाने को लेकर चल रहा है काम। और अब समाचार विस्तार से। 7 व 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के मद्देनजर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनसभा स्थल वाजिदपुर से लेकर बरेका में तैयारियां की जा रही हैं। पीएम अपने इस दौरे में जनसभा करके 12,000 करोड़ की विकास पर योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। वहीं पीएम 8 जुलाई को बरेका में पार्टी पदाधिकारियों और वाराणसी के प्रबुद्धजनों से संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी के आगमन पर कार्यक्रम स्थल से लेकर पीएम के रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस में 7 जुलाई को रात्रि विश्राम के साथ 8 जुलाई को केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। इसको लेकर शासन और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है तथा चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बरेका में प्रधानमंत्री उतरेंगे तथा उतरने के लिए बरेका ग्राउंड में वायुसेना का 3 हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसको लेकर ईंट सजा दी गई है तथा सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री के लिए लगे लोग भी पहुंच गए। वे लोग सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण भी कर रहे तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। भगवान शंकर के प्रिय मास सावन का प्रारंभ मंगलवार से हो गया। पहले दिन ही 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास श्रावण मंगलवार से शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों का काशी आगमन शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं के साथ ही कांवड़ियों का भी आगमन प्रारंभ हो गया है। इन शिव भक्तों की कतार मंदिर में लगनी शुरू हो गई है। इस बार सावन पुरुषोत्तम मास के चलते 2 महीने का हो गया है। इसमें कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। बाबा विश्वनाथ का कुल 10 विशेष श्रृंगार भी इस अवसर पर किया जाएगा। सावन पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की उम्मीद है। मंगलवार को पहले दिन ही मंगला आरती के पश्चात 4 बजे जैसे ही आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर का पट खुला, वैसे ही मंदिर परिसर के सभी प्रवेश द्वारों से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा, जो देर रात तक चलता रहा। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह दिखा, जो जगह जगह बोल बम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए मंदिर परिसर में जा रहे थे। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा के अनुसार दर्शनार्थियों के लिए मंदिर में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जगह जगह टेंट और सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। साफ सफाई से लेकर मैटिंग, बैरिकेटिंग, पेयजल की व्यवस्था भी पर्याप्त कराई गई है। पहले दिन दर्शनार्थियों की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास रही। हालांकि यह संख्या सावन के सोमवार के दिन और भी कई गुना बढ़ने की संभावना है। हम लोग 10 साल से कांवड़ उठा रहे हैं। हर साल आते हैं काशी? हर साल काशी आते हैं, बाबा बैजनाथ जाते हैं, वहाँ से रिटर्न होके यहाँ आते हैं। पहले और अब में कितना अंतर लग रहा है योगी की सरकार के बाद? बहुत अंतर है। क्या? यहाँ देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। विकास कितना हुआ है? विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ हम तो 10 वर्षों से कांवड़ लेके आते हैं। पहले और अब में यात्रा के दौरान क्या अंतर नजर आ रहा है? पहले अब में बहुत यात्रा में बहुत परिवर्तन हो गया। पहले बाबा बैजनाथ में भी इतनी व्यवस्था नहीं थी जितनी व्यवस्था हो गई है आने जाने के लिए। उसके बाद विश्वनाथ भी हर साल वहाँ से आके यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ भी साफ सफाई है, अच्छी व्यवस्था है। योगी सरकार कांवड़ियों को लेकर के क्या सोच रख रही है, कैसा काम कर रही है? कांवड़ियों के कांवड़िए के आने जाने के लिए सुविधा अच्छी रखी है। सनातन धर्म हिंदू के लिए योगी सरकार का काम कैसा है? अच्छा है। भारत में लोकतंत्र आज और कल विषय पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मंगलवार को छात्र कल्याण केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भारत में लोकतंत्र आज और कल विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बतौर वक्ता हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर प्रियंका सोनकर और दर्शन शास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर राहुल कुमार थे। डॉक्टर राहुल कुमार ने सर्वप्रथम लोकतंत्र के सैद्धांतिक स्वरूप को स्पष्ट किया।
उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में लोकतंत्र के जिस पड़ाव पर हम उपस्थित हैं उसका बीज रूप हमें अशोक के शासन काल में मिलता है। जब बुद्ध के धम्म से उनका परिचय हुआ तब अपने शासन में धम्म को शामिल करके उस मोनार्की में भी लोकतंत्र के बीज की नींव सम्राट अशोक डालते हैं। 16वीं 17वीं सदी में यूरोप में सामंतवाद के खात्मे हेतु पूंजीवाद कार्य करता है। इसके माध्यम से लिबरल डेमोक्रेसी की नींव पड़ती है। लोकतंत्र के केंद्र में ये 3 मुख्य बिंदु शामिल थे। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राइवेट प्रॉपर्टी और जीने की स्वतंत्रता। यह लिबरल पूंजीवाद के हित में था। जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पिता सर्वे सर्वा है, इसलिए महिलाओं को वोट के अधिकार की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ महिलाओं ने आवाज़ उठाया। उन्होंने 2 तरह का लोकतंत्र बताया। पहला, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन रहे, हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे मुख्य प्रतिनिधि को चुनता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव, यह कभी कहीं न कहीं पूर्ण लोकतंत्र में खोट की भांति है। उन्होंने दबाव संगठन के विषय में भी बताया। महिला संगठन, मजदूर संगठन आदि लोकतंत्र को लागू करने हेतु दबाव बनाने का काम करते हैं। डॉक्टर प्रियंका सोनकर ने कहा कि हम लोग जहां उपस्थित हैं वह लोकतंत्र का एक प्रमाण है। फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल है, ये दाग दाग उजाला, ये सब गाजिदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये तो वो शहर नहीं। उन्होंने आंकड़ों के हवाले से भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत 167 देशों में 41वें स्थान पर है। भारत के लोकतंत्र को दोषपूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत रखा गया है। अपने साथ बचपन में जबरदस्ती वोट दिलाने की घटना को भी उन्होंने साझा किया। नॉर्वे लोकतंत्र के प्रथम पायदान पर है और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, समानता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वोट देने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार मुख्य रूप से शामिल है। इस संगोष्ठी का संचालन हिंदी विभाग के छात्र जितेंद्र कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन हिंदी विभाग की शोध छात्रा कुमारी रोशनी ने किया। इस कार्यक्रम के संयोजक हिंदी विभाग के छात्र जितेंद्र कुमार यादव थे। रामनगर बलुआ घाट तथा सामने घाट पर बन रहे पक्के घाट के लिए बारिश व गंगा का बढ़ता जलस्तर खलनायक बन रहा है। रामनगर बलुआ घाट और सामने घाट पर तेजी के साथ बन रहा पक्का घाट में बारिश व गंगा का बढ़ता जलस्तर खलनायक की भूमिका निभा रहा है। बारिश शुरू होने के कुछ दिन पूर्व तो दोनों ही घाट पर कार्य की गति देखकर हर कोई तारीफ कर रहा था। दोनों ही स्थानों पर सीढ़ियों के गढ़ने का काम भी प्रारंभ हो गया था। रामनगर बलुआ घाट के निर्माण की लागत 1055.86 लाख, लंबाई 130 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है। कार्य योजना में प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, बायो टॉयलेट एवं सीसी रोड का कार्य भी सम्मिलित किया गया है। इसी तरह सामने घाट पर भी 110 मीटर लंबा घाट बन रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 12 करोड़ रुपए है। इस संदर्भ में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि 2017 के पहले रामनगर की दशा बहुत खराब थी। रामनगर पालिका परिषद की भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने पूरे रामनगर को तबाह कर रखा था। वह स्वयं तो कोई काम करते नहीं थे और हमें भी करने नहीं देते थे, किंतु अब भ्रष्टाचार की वह काली छाया हट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की गंगा काशी में घर घर पहुंच रही है। सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि विधायक बनने के बाद से ही मन में इच्छा थी कि रामनगर और सामने घाट में कच्चे घाट पर छठ पूजा मनाने वालों को राहत मिले। अब वह सपना पूर्ण जाएगा। सामने घाट में भी 110 मीटर लंबे पक्के घाट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका और अब रामनगर में भी 130 मीटर पक्का घाट बन जाएगा। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में ही इस मांग को उठाया था कि रामनगर पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पैतृक स्थली है और आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस की इतनी सरकारें बनी, उन्होंने शास्त्री जी के सम्मान में एक घाट बनाने की कोशिश नहीं की, सोचा तक नहीं। और सामने घाट में छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में बिहारी लोग रहते हैं, उनको समस्या होती है। मैंने पिछले कार्यकाल में काफ़ी प्रयास किया लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। इस बार मैंने विधायक बनते ही यह मुद्दा विधानसभा में उठाया, विधानसभा में इस पर मांग रखी। हमारे माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से निवेदन किया, उनके घर जाकर उनसे मिला, उनकी बड़ी कृपा रही। उन्होंने लगभग एक ही साथ रामनगर और सामने घाट आमने सामने 2 घाट पास कर दिए, जहां सामने घाट में 12 करोड़ 23 लाख 39 हज़ार की लागत से 110 मीटर लंबा घाट बन रहा है। वहीं रामनगर में 10 करोड़ 55 लाख 86 हज़ार की लागत से 130 मीटर लंबा घाट बन रहा है। प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, बायो टॉयलेट बनाया जाएगा, बहुत अच्छी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, सीसी रोड बनाई जाएगी। एक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में इन दोनों स्थानों को विकसित किया जाएगा।
यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद के शहरी व ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी पर अंतः रोगी विभाग आईपीडी में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। जनपद के शहरी व ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी पर अंतः रोगी विभाग आईपीडी में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है। यह पहल ग्राम्य विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने दिया। सीएमओ ने कहा कि जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन सीएचसी पर स्थापित प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी की ओर से जनपद स्तर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर संचालित प्रेरणा कैंटीन, काशी प्रेरणा कैफे के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी को देखते हुए सीएचसी चौकाघाट, सीएचसी चोलापुर, सीएचसी हाथी बाजार पर यह सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जल्द से जल्द यह सुविधा शुरू करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी सीएचसी को उनके मांग के अनुरूप आईपीडी में भर्ती मरीजों के लिए धनराशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एक प्रावधान अपने जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको भोजन का किया गया। पूर्व में ये सुविधा से पूरी मरीजों की थी जो जननी सुरक्षा योजना के तहत आते थे, लेकिन अब हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को भी भोजन प्राप्त होगा जो अन्य बीमारियों के साथ भर्ती हो रहे हैं। इस तरह ये सुविधा करने से ये हमारे सारे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और उन्हें नंबर भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ेंगे
और सुविधाएं ये सरकार आगे और भी इस क्रम में सभी प्रकार के जैसे ला रही है, इस पर और भी कार्य करेंगे। कोयरौना थाना क्षेत्र के सदाशिवपट्टी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 20 मवेशियों ने दम तोड़ दिया। बुधवार को देर शाम अचानक तड़क भड़क के साथ मौसम के करवट लेते ही आफत शुरू हो गई। कोयरौना थाना क्षेत्र के सदाशिवपट्टी गांव में एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से राम हिंचपाल की 30 भेड़ बकरियों ने दम तोड़ दिया। पीड़ित राम हिंचपाल ने बताया कि भेड़ बकरियों को घर से दूर सिवान में चरा रहा था। उसी समय अचानक पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 30 भेड़ बकरियों ने दम तोड़ दिया। मृत हुई भेड़ बकरियों की कीमत हजारों रुपए होगी। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मल्लू राम बिंद ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इसी तरह कोयरौना थाना के ठीक सामने जंगीगंज धनतुलसी मुख्य सड़क पर किनारे लगे 25 kVA ट्रांसफार्मर पर तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी। ट्रांसफार्मर के फूंकते ही BSNL, इंडसइंड बैंक सहित दर्जनों रिहायशी घर और प्रतिष्ठान अंधेरे में हो गए। भेड़ चराने के सुल्तानपुर आया था सर, एक बिजली गिरी सर, हमारे भेड़ 20 भेड़ खत्म हो गए सर। ये 20 भेड़ ये खत्म हो गया जी सर। कहाँ पे उस समय? मैं उस समय बारिश हो रहा था, थोड़ा दूर से लम्बा चले गए छाँ में। मतलब घर पे थे कि यहीं पास में? पास में थे। अच्छा, बकरियाँ यहीं पे थी? नगर निगम वाराणसी द्वारा शंकुलधारा पोखरे के पास खुले में कूड़ा गिराए जाने से स्थानीय नागरिकों का जीना हराम हो गया है। वाराणसी शंकुलधारा पोखरे के पास खुले में नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिक, राहगीर, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं परेशान हो रहे हैं। इस कूड़े से इतना बदबू आ रहा है कि स्थानीय लोगों का भोजन करना भी दुश्वार हो गया है। आपको बता दें कि जहां पर कूड़ा गिराया जा रहा है वहीं पर पौराणिक मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, शंकुलधारा पोखरा तथा बगल में ही कंपोजिट विद्यालय शंकुलधारा है। इसके साथ ही बगल में खोजवा चौकी भी है। इसके बावजूद भी खुले में नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराया जा रहा है, जबकि पहले कूड़ा भवनिया पोखरा के पास गिराया जाता था। उसको बंद करके शंकुलधारा पोखरा के समीप कूड़े को डंप करने का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय निवासी गुड्डू, जो समाज सेवक हैं, उन्होंने बताया कि कूड़े की बदबू से पूरा मोहल्ला परेशान है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हम लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में किया, परंतु अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका। एक ठीक सामने पानीकल के गेट में जो कूड़ा खाना है, जो कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसका कूड़ा खाने का घर गुलरिया मोड़ पर सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें कूड़ा डंप न करके ये प्राइमरी स्कूल के सामने, मंदिर के सामने पूरा कूड़ा डंप होता है, जिसके बदबू से अगर अभी आप खड़े हैं आपको भी बदबू का एहसास होता होगा। यहाँ से 100 मीटर की दूरी तक इतना गंदा इसका बदबू है। यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक न रात में सो पाते हैं, न खा पाते हैं, और इसके वजह से क्षेत्र में बीमारियाँ फैल रही हैं। ऐसे ऐसे विकलांग बुजुर्ग आपको बहुत से मिल जाएंगे जो इस गंदगी से परेशान है। हम अपने पास सभासद को सूचना दिए, स्वयं सौरभ श्रीवास्तव जी से भी मिले, 10 दिन पहले कार्यालय में भी इसका एक लेटर दे चुके, मगर अभी तक ही हम गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। स्वच्छता अभियान के द्वारा चलाया गया यह अभियान, आज आपके सामने प्राइमरी स्कूल है जिसमें 250 बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों का हालत पूछिए, वो मास्क के बिना पानी तक नहीं पी पाते, मुंह खोलेंगे तो क्लास में बैठ नहीं सकते। यहाँ की टीचर, यहाँ की मैडम, इनसे भी बात करने के बाद भी ये लोग कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने क्षेत्रवासियों को गंदगी से बचाने के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए हम अपने सरकार को ये लेकर स्वयं सौरभ श्रीवास्तव जी को दिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कूड़ा का डंप हट जाएगा, लेकिन हम सब यही चाहते हैं ये कूड़ा जहाँ पर था, जहाँ पर इसका जगह है, वहीं पर गिराया जाए। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के अंतर्गत खेले जा रहे पुरुष एकल के अंतिम 8 में विनोद यादव व हर्षित केशरी ने क्वालिफाई किया। वाराणसी कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वावधान में इंग्लिशिया लाइन के चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में पिछले 24 दिनों से चल रहे स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के अंतर्गत खेले जा रहे पुरुष एकल के अंतिम 2 लीग मैचों के प्राप्त परिणाम के अनुसार विनोद यादव और हर्षित केशरी भी अंतिम 8 के लिए क्वालिफाई कर गए। आज ही खेले गए मिश्रित युगल के दूसरे सेमीफाइनल मैच में गौरव गुप्ता और रितंबरा की जोड़ी ने अशोक सिंह और ऋषिता केशरी की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। आज खेले गए पुरुष वर्ग के परिणाम में सीनियर खिलाड़ी जमुनाधर उर्फ झुंझुन गुप्त को 3 संघर्षपूर्ण सेटों में 20-8, 18-15 और 25-15 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश पाया, तो वहीं अत्यंत प्रतिभावान जूनियर खिलाड़ी हर्षित केशरी ने जाने माने सीनियर खिलाड़ी अभिषेक विश्वकर्मा को 3 संघर्षपूर्ण सेटों में हराकर पहली बार किसी सीनियर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश पाकर सनसनी फैला दी। जबकि आज ही खेले गए मिश्रित युगल के अंतिम सेमीफाइनल मैच में गौरव गुप्ता और रितंबरा की जोड़ी ने अशोक सिंह और ऋषिता केशरी के युगल को 2 सीधे सेटों में 19-5, 25-5 से हराकर फाइनल में शानदार प्रवेश किया।
आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का फाइनल और पुरस्कार वितरण समारोह 9 जुलाई रविवार को अपराह्न 3:30 बजे से सिंह निकेतन मलदैया में होगा। मैचों का संचालन आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह तथा सचिव अश्विनी चक्रवाल की देखरेख में प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में निर्णायक कृष्णदयाल यादव, हरियाली सिंह, कामना गुप्ता ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।